गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक तो जो है प्रभव एक क्वेश्चन भेजा है, बोला सर फिर एक बार समझा दो। आओ उसको समझा देता हूँ एक बार। में क्वेश्चन ये है, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है ऐसा, और एक रस्सी ऐसे अटैच है, और ये एंगल है थीटा। और ये एंगल हम मान रहे हैं कि दिया हुआ है आपको अल्फा। तो हमारा मेन टारगेट होता था कि हम ये पता करें कि जब ये एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में कितना नीचे जाएगा। ये हमारा मेन टारगेट था। तो इसके लिए हम करते क्या है, आके बैठ जाते हैं इस इंक्लाइन प्लेन पे। जब आप इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठ गए तो आपके लिए तो ये इंक्लाइन प्लेन रुक गया, लेकिन ये दीवार जो रेस्ट पे था वो भागने लगा। अगर ये एक्स से आगे चलेगा और चूंकि आप यहीं बैठे हो तो ये तो रुक जाएगा और ये आपको एक्स से भागता हुआ नजर आएगा। बस फिर वही करेंगे, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर टेंशन का वर्क डन यहाँ देखें तो समझ में आ रहा है कि ये वाला टेंशन जो है पॉजिटिव वर्क करेगा और करेगा टी इंटू एक्स। ये वाला टेंशन जो है वो दिख रहा है कि जो वर्क करेगा वो करेगा टी कॉस अल्फा इंटू एक्स। और साथ में इसको देखें तो इधर लगेगा टेंशन और इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर एक्स आर, तो नेगेटिव में आ जाएगा टी एक्स आर इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हो आर की वैल्यू आ जाएगी टाइम्स ऑफ वन प्लस कॉस अल्फा। अब कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस कॉस अल्फा, या ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस अल्फा। प्रभाव जी देख लो। तो अब एक काम कर, दूसरा वाला जो तूने पूछा है ना वो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तू ट्राई कर। चलो ट्राई करो। अगर इसका एक्सलरेशन ए है तो इसका ए रिलेटिव क्या होगा? अच्छे से एकदम ट्राई करो, कुछ नहीं है।
हाँ जी, आ गया क्या बताओ। हाँ फिर वही काम कर लो। और दो चार प्रैक्टिस करवा देते, रुक जाओ। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगाएंगे। तो वही है, अगर इस पे बैठ के आप अगर इसको एक्स अमाउंट से आगे भगाओ, तो ये दीवार भी आपको एक्स एक्स से भागता हुआ दिखेगा। और यहाँ का टेंशन टी ले लो, तो ये भी टी है, ये भी टी है, और ये अपना टू टी है। तो यहाँ टेंशन का वर्क आ जाएगा टी एक्स प्लस टी कॉस अल्फा इंटू एक्स। और वहाँ आ जाएगा -2t इंटू एक्स आर इज इक्वल टू 0। तो एक्स आर की वैल्यू अपनी हो जाएगी एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो ए आर अपना हो जाएगा a/2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। अरे समझ गए ना। चलो कुछ क्वेश्चन ना मैं और कराता हूँ आपको, दो चार थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे आज। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बताना मुझे। चलो बताओ। पता करो जल्दी जल्दी जरा। बस ये चार क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी बताओ। चलो फटाफट ये 4-5 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट फाइंड करते जाओ। हाँ प्रभु जी सही कह रहे हैं। मैंने क्या लिखा है? मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया है क्या? बदल ले। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना। चलो फटाफट जल्दी जल्दी मुझे सारे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब टाइम आ गया इस चैप्टर को कंक्लूड करने का। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वही कर लेते हैं, आ जाओ। टेंशन का वर्क डन तो दिख रहा है। यहाँ का टेंशन अगर टी नाम दे दे हम लोग, तो यहाँ का टेंशन 2T हो गया और यहाँ का 4T हो गया। तो ये अगर ऊपर तो ये पक्का नीचे, तो टेंशन का वर्क यहाँ पे आएगा T इंटू एक्स से, और वहाँ आएगा ऐसा। यानी ए का एक्सलरेशन इज 4 टाइम्स ऑफ बी का एक्सलरेशन। तो बी का एक्सलरेशन आ गया ए का एक्सलरेशन बाई 4, और वो आपको 16 दे रखा था, तो आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पक्का नीचे जा रहा होगा। और देख लो सही है ना? और यही आंसर है, कुछ और है देखो। कर्नाटो। अरे यही आंसर आया है, कुछ और आया देखो। देखो, पूरे सन्नाटे में जा चुके हो तुम लोग। अब आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो दिख रहा है यहाँ का टेंशन अगर टी है तो यहाँ का टेंशन 2T होगा। तो यहाँ का कॉस 53 वाला वर्कडन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी टी कॉस 53
इंटू एक्स बी माइनस 2t एक्स ए इज 0, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स ए कॉस 53 मतलब साइन 37, यानी कि 3/5 इंटू एक्स बी। ठीक है ना? हाँ, यानी ट्वाइस ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 इंटू एक्सलरेशन ऑफ बी, यानी 3/5 इंटू एक्सलरेशन ऑफ बी। और इधर एक्सलरेशन ऑफ ए आपको दिया हुआ है 9। वेलोसिटी है क्या? ठीक है, चलो ले लो, वही बात एक ही है। तो आप देख सकते हो कि एक्सलरेशन या वेलोसिटी जो भी है, 30 आ जाएगा। चलो 30 आ गया ये वाला। अब जरा ये वाला बताओ। ये वाला एक रॉड है जो ऐसा है, और वो वाला एक रॉड है जो ऐसा है। इसकी मजबूरी है कि इधर आएगा, उसकी मजबूरी है कि उधर जाएगा। बताओ दोनों के एक्सलरेशन का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताओ। तो वाइंड अप करके आगे बढ़ेंगे अब। फटाफट ट्राई कर लो। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। दो तीन क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। तीन तो क्वेश्चन है, जल्दी निपटाओ इसको। फटाफट ट्राई करो। जल्दी जल्दी ट्राई करो। तो आप देख सकते हो, हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग, मतलब इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी या एक्सेशन सेम होना चाहिए।
तो ये वाला अगर 53 है तो ये एंगल भी 53 होगा। तो A1 का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा A1 cos 53, मतलब A1 इंटू 3/5। वैसे ही ये A2 है और ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो A2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा A2 cos 37, यानी A2 इंटू 4/5। तो आप देख सकते हो कि A1/A2 जो है 4/3 आ जाएगा आंसर। वैसे ही यहाँ पे भी वही काम करेंगे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी या एक्सेशन जो भी है सबको इक्वल करना है हमको। देखो मजबूरी है कि ए जो है ना वो नीचे ही आ सकता है, यानी इधर, और बी की मजबूरी है कि वो आगे जा सकता है। अब इस लाइन के अलोंग दोनों का कंपोनेंट निकाल के इक्वेट कर दो, दिख रहा है ये 23 डिग्री बोल दिया है तो ये 23 हो जाएगा, यानी ए का कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ए कॉस 23। ठीक वैसे ही ए बी का कंपोनेंट जो आएगा वो इधर वाला होगा कॉस में, इधर वाला होगा साइन में, यानी आ जाएगा ए बी साइन 23 डिग्री, यानी ए इज इक्वल टू ए बी टेन 23 डिग्री। अब अपने को साइन 23 दिया हुआ है 2/5, साइन 23 का मतलब हो गया 2/5, यानी ये और तो ये अपना हो जाएगा √21। तो tan थीटा आप निकाल लो, ये आ जाएगा 2/√21। आंसर आ जाएगा, देख लो। एक लास्ट ये वाला है, फटाफट ट्राई करो। जल्दी बताओ क्या आएगा ये। 1 की वेलोसिटी दी हुई है, 2 की वेलोसिटी दी हुई है, 3 की वेलोसिटी पूछा है, कितना होगा और किधर होगा। जल्दी बताओ बाकी। अनुष्का, मीनाक्षी, फटाफट। इतने क्वेश्चन करा दिए, कंस्टेंट के ऊपर पूरा क्लास लगा दिए। एक नहीं, दो दो क्लास बोलो। नहीं हमें तो रिलेटिव का एब्सोल्यूट है, देखो सबका एब्सोल्यूट दिया है, इसका एब्सोल्यूट पूछा है। फटाफट फाइंड करो। जल्दी, अरे सामू फटाफट कर, एक लाइन का क्वेश्चन है। सार्थक जी लगाइए। बताओ थर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी। जो थर्ड बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अरे कर लो ना, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम जीरो, देख लो। अब ये नीचे जा रहा है, तो अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव में वर्क होगा, -2px1। ये भी नीचे जा रहा है तो इसमें भी नेगेटिव में वर्क होगा। मजबूरी है कि जीरो अगर होना है तो इसको ऊपर जाना ही होगा, यानी T × x3 = 0। तो यहाँ लिख लो, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, यहाँ तक तो ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि ऊपर जा रहा होगा, तो T × x3 = 0। दिख रहा है कि x3 जो आएगा वो आएगा x2 + 2x1।
डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यूज लाके डाल दो, तो ये 5 है और ये 10 है, तो 25 हो जाएगा। यानी ये 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। इसमें क्या है रे, नहीं कराया थे कल ये सब? 10 कहाँ से आया रे प्रभु? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो होना चाहिए था, कल भी समझाया ये सब। ये सब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कल सब करवाया है। चलो हम इनका एप्लीकेशन बीच बीच में करेंगे, आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। देखो इधर, अब हम आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के असली क्वेश्चन पे। अभी तक तो हम बस रिलेशन लिखना सिखा रहे थे आपको। देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये है, क्वेश्चन आया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडी शोन इन द फिगर। अब एक बार दोबारा से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। M1 के एफबीडी बनाओगे तो M1G आएगा नीचे। मैंने यहीं का टेंशन T ले लिया है, और हम ये मान रहे हैं कि ये नीचे जा रहा होगा A1 से। अब यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का टेंशन 2T होगा, और ये 2T है तो ये 4T होगा, यानी ये 4T होगा। जरा M2 की एफबीडी बना लो। M2G नीचे, 4T ऊपर, और ये नीचे जा रहा है तो ये पक्का ऊपर जा रहा होगा। अब इक्वेशन लिखेंगे, रिजॉल्व करने की जरूरत तो यहाँ है नहीं, सब पहले से ठीक है। तो लिखा जाएगा M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 × A1। फिर लिखा जाएगा 4T माइनस M2 इज M2 × A2। दिक्कत फिर से वही, अननोन है 3। कौन कौन? यहाँ अगर ध्यान से देखो तो अननोन एक टेंशन है, एक A1 है और एक A2 है, और इक्वेशन बना है 2, यानी हमको एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इक्वेशन कम पड़े तो आपको इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडीज के एक्सलरेशन को आपस में रिलेट करना है। ध्यान से देखो और बताओ, दोनों बॉडी के एक्सलरेशन का रिलेशन क्या होगा? फटाफट देखो, पिछले 3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, और एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट है ये। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ जो टेंशन का वर्क आएगा और यहाँ टेंशन का वर्क आएगा, लिखोगे साफ दिख रहा है। M1 में जो वर्क आएगा वो माइनस में आएगा, -T(x1), और जो M2 पे वर्क आएगा वो प्लस में आएगा, 4T(x2), यानी x1 = 4x2, यानी A1 = 4A2। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने का तरीका हजार हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 4T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 4M1G -M2G, राइट साइड में मिलेगा 4M1A1, और यहाँ से आएगा M2A2, और A2 की जगह डाल देते हैं A1/4। इससे हमारा A1 निकल के आ जाएगा। A1 अपना आ जाएगा, देखो 4G 4M1 - M2
डिवाइडेड बाई m2 प्लस 3m1। ये अपना a1 आया अभी, और जैसे ही अपना a1 आ गया तो हम a2 निकाल पाएंगे। a2 की वैल्यू अगर देख लो यहाँ पे, तो a2 की वैल्यू जो है वो a1/4 होगी, यानी आंसर आ जाएगा g टाइम्स ऑफ 4m1 - m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस 16m1। तो आप देख सकते हो हमारा सब आंसर आ गया। मतलब अब अपने को एफबीडी भी बनाना है, इक्वेशन भी लिखना है, और इस कंस्ट्रेंट जो हम लोग सीखे हैं उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। अरे बोलो, क्लियर है क्या अब? अब एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आप ट्राई करेंगे। देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा के इसको आज ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। चलो ट्राई करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज। फटाफट एफबीडी बनाइए और इक्वेशन फ्रेम कीजिए। आज पूरा दिन भर का काम यही है। तुम फटाफट काम करो। बेटा अनुष्का, अब हमको रिलेशन नहीं, हमको पूरा सॉल्यूशन करके उनकी वैल्यूज निकालनी है। एफबीडी भी बनाएं, इक्वेशन भी लिखें, रिलेशन का भी यूज करें। अनुष्का, बात समझ में आ गया?
चलो फटाफट सॉल्व करो। एफबीडी बना के टेंशन वेंशन देखो। फटाफट एफबीडी बनाओ, इक्वेशन फ्रेम करो। आंसर बताओ क्या आ रहा है। M1 का एक्शन क्या आ रहा है, M2 का क्या आ रहा है, बताओ। आओ अगर हम एफबीडी बनाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा देखते हैं, आ जाओ। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं कि ये टेंशन टी है तो ये टी है तो ये टू टी है तो ये टी है तो ये टी है तो ये टू टी है तो ये टू टी है और ये फोर टी है, ये टू टी है। तो दिख रहा है यार, इसमें क्या करें। अगर आप M2 को मान रहे हो कि ये ऊपर जाएगा, M2 जी नीचे, टी ऊपर, ऐसा। M1 को अगर एक ब्लॉक बना के समझे हम तो M1 जी नीचे, और उस पे टेंशन लग रहा है 70, और ये जा रहा है नीचे A1 से। तो M2 के लिए इक्वेशन बनेगा 2T माइनस M2G मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू A2। और यहाँ बन जाएगा M1G माइनस 7T मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A1। समझ में आ रहा है कि अपने को अब A1 A2 को आपस में रिलेट करना होगा। तो आंसर दिख रहा है कि
2a2 इज इक्वल टू 7a1। अब ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व करेंगे, जो चाहेंगे वो निकाल लेंगे। अरे इक्वेशन यही लिखे थे क्या, जल्दी बताओ। अरे इक्वेशन यही बनाए थे क्या, देखो। बस दो ही बच्चे, सामू तेरा नहीं आया? सामू, सार्थक, मीनाक्षी, जल्दी बोलना रे। ऑल दो मेडिकल में ये बहुत काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा तो अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जरा ये वाला ट्राई करें। केवल इक्वेशन बना लो, सॉल्व अपना करते रहना। फटाफट इक्वेशन फ्रेम करो। जल्दी जल्दी बेटा इक्वेशन फ्रेम करो। M2 जो है वो एक रिंग है जो रॉड के अलोंग स्लाइड कर सकता है। M1 ब्लॉक है, थीटा एंगल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इक्वेशन देखोगे तो A1 एक अननोन आएगा, A2 एक अननोन आएगा, टेंशन एक अननोन आएगा। आओ जरा हम सेकंड का इक्वेशन लिखते हैं, बताना आप मुझे सही किया हो नहीं किया हो। रिंग को अगर ध्यान से देखो तो रिंग कुछ ऐसा दिखेगा। का वेट नीचे, टेंशन आएगा इधर, ये एंगल थीटा इधर भाग रहा होगा। तो समझ में आ रहा है कि टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा, टी कॉस थीटा। टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टी साइन थीटा। तो रॉड और रिंग का नॉर्मल ऐसा बन जाएगा। ऑल्दो इस नॉर्मल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी। और ब्लॉक की एबिलिटी तो समझ में आ रही है, टी इधर, M1G इधर, और इसका एक्सेशन A1 इधर। इक्वेशन लिख लेते हैं, आ जाओ। M1 के लिए इक्वेशन आएगा M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A1। M2 के लिए इक्वेशन आएगा टी कॉस थीटा माइनस M2G इज M2A2। अब रहता है कि A1 A2 को आपस में रिलेट कैसे करें, क्योंकि अभी भी इक्वेशन कम पड़ेगा। देख लो, एक अननोन टी है, एक A1 है, एक A2 है। तो A1 A2 को आपस में रिलेट करेंगे तो दिख रहा है, हम कई तरीका बताए थे, तो आंसर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A2 कॉस थीटा। तीन इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अरे इक्वेशन यही लिखे हो क्या, देखो।
हाँ जी, फटाफट। सार्थक भाई, कंस्ट्रेंट को ध्यान से पढ़, एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलो ये वाला ट्राई करो। तो ट्राई करे जल्दी से जल्दी, फटाफट, थोड़ा स्पीड अप हो जाए। फटाफट इक्वेशन फ्रेम करते जाओ। ये तो उल्टा बहुत आसान है। फटाफट लिख लो आप एक बार, फिर हम बताते हैं। तो अगर हम M2 की एफबीडी बनाएं, तो M2G नीचे, नॉर्मल इधर, और इसका टेंशन हम T ले रहे हैं। तो हम ये भाग मान रहे हैं कि A2 से भाग रहा होगा। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ का टेंशन अगर T है, तो यहाँ का 2T और यहाँ का 4T। तो M1 बॉडी की एफबीडी कर बनाते हैं हम लोग, तो M1G नीचे आएगा और ऊपर आएगा 4T, और इसका एक्सेशन नीचे एज्यूम कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है कि अब इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, आ जाओ। तो M1G माइनस 4T इज M1A1। वैसे ही उसके लिए लिखोगे तो T इज इक्वल टू M2A2। और अब रहता है कि A1 A2 को आपस में रिलेट करना, तो समझ में आ रहा है A2 इज 4A1। अरे कितनों ने ये इक्वेशन सही लिखा है, बताओ जरा। चलो थोड़ा अब और थोड़ा स्पीड अप करते हैं हम लोग कहानी को। नहीं है, लिखते जाओ फटाफट। चलो बताओ। तब अब आपको पुली पुली में तो डर बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए।
फटाफट जरा प्लॉट करते जाओ। तो आ जाओ, इस वाले में तो बहुत सिंपल कहानी है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ये सब कई बार। यहाँ का टेंशन अगर हम टी लेते हैं तो इसका वेट आएगा नीचे, और वेट का कंपोनेंट आएगा m2g साइन थीटा इधर, इधर आएगा m2g कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा नॉर्मल। के एक्सेशन का नाम हमने a2 कर दिया है। अब यहाँ का टेंशन अगर t है, यहाँ का t है, तो यहाँ का 2t, यहाँ का 2t, तो यहाँ का 4t। m1g इधर, 4t इधर। तो इसका इक्वेशन जो लिख लेते हैं, आ जाओ यहाँ लिखते हैं। तो t माइनस m2g साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू m2a2। और m1 का इक्वेशन बनेगा, हम इसको नीचे मान रहे हैं a1 से, m1g माइनस 4t मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू a1। अब आप देख सकते हो फिर वही दिक्कत, टेंशन अननोन, a2 अननोन, a1 अननोन, यानी अननोन तीन, इक्वेशन दो। मतलब अपने को a1 a2 को पक्का रिलेट करना होगा। और जब हम a1 a2 को रिलेट करेंगे, तो वैसे a1 a2 का रिलेशन क्या आएगा इसमें? हाँ, कुछ बच्चों ने तो सॉल्व, सामू ने भी कर दिया है वैसे तो। अनुष्का, प्रभाव, ये लोग करा है। हाँ, A2S 4A1 बस। अब सॉल्व कैसे करना है देखो, फिर हम बता रहे हैं। आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ताकि टेंशन पहले गायब हो जाए। टेंशन गायब हो गया तो अब A2 A1 बचेगा, इस A2 को लाके यहाँ डाल देना, A1 निकल के आ जाएगा। एक बार A1 आ गया तो A2 आ जाएगा, फिर सब आ जाएगा। चलो ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते, आ जाओ इसमें। फटाफट ट्राई करें इसको। ढंग से इसकी एफबीडी बनाएं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये है लॉज ऑफ मोशन। पहले एफबीडी बनाना सीखे, एक्सेशन का रिलेशन बनाना सीखे, अब दोनों को एक ही प्रॉब्लम में जोड़ दिए। नहीं प्रभव, इक्वेशन आपने सही लिखा है, सॉल्यूशन ऐसे नहीं करोगे। A1 में टी आ रहा है, टी तो हमको पता ही नहीं है। आंसर हमेशा नोन क्वांटिटीज में होना चाहिए, अननोन में नहीं, इसलिए आपने गड़बड़ किया है सॉल्यूशन। आपने इक्वेशन ठीक लिखा है। मैंने क्या समझाया था आपको?
आपको करना ही चाहिए था, m1 वाले इक्वेशन में आप 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करते और दोनों m2 वाले में ऐड करते, तो t पहले हटता और a1 a2 में रिलेशन आता, ऊपर वाला जो है यूज करते, a1 की वैल्यू डाल देते तो a2 निकल के आ जाता है, तो वो अननोन के टर्म में आएगा, आप t के टर्म में नहीं निकाले। हाँ, समूह का भी ठीक। आंसर हमेशा नोन क्वांटिटीज में देखो, जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देख सबने इक्वेशन तो ठीक लिखा है, तो हम दिमाग नहीं लगा रहे उसमें। t इधर, m1g इधर, एक्सेशन a1 को a2, और समझ में आ रहा है ये tt होगा, तो ये 2t cos थीटा, मतलब ये भी हो गया 2t cos थीटा, और अपना इक्वेशन बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन बनेगा m1g माइनस टी इज m1a1, इसका इक्वेशन आ जाएगा 2t cos थीटा माइनस m2g इज m2a2, है ना। और अब आता है एक्सलरेशन का रिलेशन, तो जो कि सब बच्चों ने सही लिखा है, तुम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। a1 इज इक्वल टू 2a2 cos थीटा आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन में हमारा मेन टारगेट है सबसे पहले टी को हटाना, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा g टाइम्स ऑफ 2m1 cos थीटा माइनस m2, दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू 2 cos थीटा तो है ही, और a1 की वैल्यू ये डाल दो, प्लस m2a2, a2 यहाँ से निकाल लो तो अपना आंसर आ गया। तो a2 की वैल्यू अगर देखोगे तो आ जाएगा g टाइम्स ऑफ 2m1 cos थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाई 4m1 cos स्क्वायर थीटा प्लस m2, देख लो आ गया, ये अपना आंसर हो गया। और एक बार a2 आ गया तो यहाँ लाके डाल दो, उससे a1 आ जाएगा। अब देखो इसमें सारी क्वांटिटीज नोन है, कोई भी अननोन नहीं है। प्रभु जी सॉल्व कैसे करना है समझ में आया क्या? हाँ, सब लोगों के लिए बात है, इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशन बनते हैं ना अब। चलो ये वाला ट्राई करो, तो ये दोनों को अगले पेज पे बना देते हैं। आ जाओ पहले एक एक करके बनाते हैं इनको। चलो ट्राई करो, बहुत अच्छा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। चलो ढंग से एफबीडी बनाओ। अरे नहीं नहीं, उसको बाद में कराऊंगा, अभी ये वाला लिया है देख, उसको बाद में कराऊंगा, रुक जा, पहले ये वाला कर ले, उसके बाद उसको कराऊंगा।
फिर वही अनुष्का कितनी बार बोला रिलेशन नहीं, अपने को पूरा सॉल्यूशन चाहिए। फिर वही सामू तूने भी वही किया है, तूने दोनों के एक्सलरेशन का रिलेशन निकाला है, अपने को तो पूरा एक्सलरेशन की वैल्यू चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए। हाँ तो 15 मिनट ले ले। एक्सलरेशन का रिलेशन तो काम आएगा ही, मान लो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप मान के रखो कि जो एक्सलरेशन का रिलेशन है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 एफबीडी के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा और फाइनल आंसर के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। तो एक्सलरेशन का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, आ जाओ, एक तो पहले समझा ही देता हूँ। सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना, तो एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन को दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे बन गया अपना इंक्लाइन प्लेन। चलो देखो, और चलो फिर से वही फिगर बना रहे थे। तो देखो, एक नॉर्मल आएगा ग्राउंड से, जिसका नाम मैंने N2 कर दिया है, वेट आएगा नीचे, और एक नॉर्मल आएगा इधर से। ये वही नॉर्मल है जो M1 ने M2 पे इधर लगाया है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, रेजोल्यूशन करना होगा। समझ में आ रहा है कि ये तो इधर ही भागेगा। तो जब रेजोल्यूशन करेंगे तो एक डॉटेड लाइन यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। एन का ये वाला कंपोनेंट बनेगा एन कॉस थीटा, और एन का ये वाला कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा। ठीक है, इसका एफबीडी अपना कंप्लीट हो गया। अब M1 के एफबीडी पे ध्यान देंगे। तो M1 ऐसा दिखता है। का वेट आएगा नीचे, नॉर्मल जाएगा इधर। समझ में आ रहा है कि रॉड की मजबूरी है कि रॉड को इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये दो सपोर्ट लगाए गए हैं साइड साइड में। तो एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो देखो दिख रहा है, ये अगर एन है तो थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एन का ये वाला कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और एन का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। इस एन साइन थीटा की वजह से इस रॉड के लेफ्ट में भागने की टेंडेंसी होगी। तो ये दोनों सपोर्ट मिलके इस रॉड को लेफ्ट भागने से रोकेगा, और ये दोनों मिलके एक नेट नॉर्मल इधर लगाएगा। ठीक है ना? बस हो गया, और क्या, अब इक्वेशन लिख दो तो दिख रहा है। एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू A2।
रॉड के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे m1g माइनस एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू a1। अब रहता है हमारा टारगेट a1 a2 को रिलेट करना, जो आप किए थे, है ना। आप जैसे भी किए थे तो हम लिख दे रहे हैं, देख लो। जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा a2 साइन थीटा इज इक्वल टू a1 कॉस थीटा, यानी a1 इज इक्वल टू a2 टैन थीटा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। सॉल्व करेंगे, जो चाहेंगे सब निकालेंगे। कैसे करना है वो एक बता देते हैं, देखो फिर से। क्योंकि यहाँ पे n cos थीटा आ रहा है तो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फायदा ये होगा कि n कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रह गया m1g sin थीटा, ठीक। राइट हैंड साइड में आएगा m2 a2 cos थीटा प्लस m1 a1 sin थीटा, और a1 को लिख दो a2 tan थीटा और इसको sin थीटा से और लिख दो। अब यहाँ से A2 कॉमन ले लो, आंसर आ गया। A2 आ गया, A1 आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब आगे जितना मैथमेटिक्स आप लगा सकते हो लगाते रहो, हमारा काम खत्म हो गया। चलो एक एक आपको कराते हैं जो। ट्राई करो।
चलो फटाफट ट्राई करो इसको। जब यहाँ पे फिर से एफबीडी बनाओगे आप तो पहले M2 की एफबीडी बना लो। वही एफबीडी दोबारा आएगा, कोई अलग तो है नहीं। रेजोल्यूशन अगर करते हो, ये थीटा बनेगा और ये n cos थीटा आ जाएगा, ये n sin थीटा आ जाएगा। एक्सेशन का नाम हमने A2 कर दिया है। रॉड को अगर ध्यान से देखो तो रॉड ऐसे दिखता है। समझ में आ रहा है कि इसका वेट आएगा नीचे, नॉर्मल जाएगा इधर, और इस रॉड की मजबूरी है कि वो भागेगा इधर। तो अपने को सारे फोर्सेस A1 की तरफ होने चाहिए या फिर उसके ठीक परपेंडिकुलर। दिख रहा है कि ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा M1g cos थीटा और ये वाला आ जाएगा M1g sin थीटा, और एक नेट नॉर्मल इधर भी आ जाएगा। बस इक्वेशन लिख लो, क्या करना है। n sin थीटा इज M2A2, और दूसरा लिख पाएंगे M1g sin थीटा माइनस n मस्ट बी इक्वल टू M1A1, और A1 A2 को आपस में जब रिलेट करोगे तो आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A2 sin थीटा। देख लो, अब ये तीन इक्वेशन देखो तो। अरे यही लिखा है क्या तुम लोगों ने? कितने बच्चों का यही इक्वेशन आया बताओ जरा। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हो। अरे अनुष्का, हो गया तेरा? चलो। तो ये तो था लॉज ऑफ मोशन का एक मोटा मोटा प्रैक्टिस, मैंने आपको करवा दिया है ना। अब आओ थोड़े से और अलग अलग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये कोई डब्बा है, ट्रेन मान लो है, A0 से भाग रहा है, एक L लेंथ का M मास का पेंडुलम इसके अंदर हैंग कर दिया है। जाहिर सी बात है, आप देखते हो कि ट्रेन अगर आगे की तरफ एक्सलरेट होता है तो ये जो पेंडुलम वगैरह है, ये पीछे भागता है। तो कहता है बताओ कि जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा यहाँ पे, तो अपने को ये वाला एंगल चाहिए। तो जो लिखो फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है। इस केस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि हमको आगे भी इसका फायदा मिले। ध्यान से सुनो। अगर हम यहाँ पे ग्राउंड पे, चूंकि अभी हम स्यूडो फोर्स नहीं पढ़े हैं तो हम ग्राउंड के फ्रेम में काम करेंगे। स्यूडो फोर्स पढ़ लेंगे तो हम कार के फ्रेम में काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में वो आ जाएगा।
अभी हम सारा एनालिसिस ग्राउंड पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉल भाग रहा होगा या रुका हुआ होगा? सोच के बताना। चलो एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं। ये 1 A 2, बताओ, 1 के रेस्पेक्ट में बॉल भाग रहा होगा या रुका हुआ होगा? 2 के रेस्पेक्ट में बॉल भाग रहा होगा या रुका हुआ होगा? सोच के बताओ। 1 के रेस्पेक्ट में पेंडुलम भाग रहा होगा या रुका हुआ होगा? 2 के रेस्पेक्ट में पेंडुलम भाग रहा होगा या रुका हुआ होगा? 'हाँ जी बताइए। पहले मुझे 1 के रेस्पेक्ट में बताओ। 1 क्या बोलेगा? पेंडुलम मूव कर रहा है या पेंडुलम रेस्ट पे है? साक्षी कह रही है। हाँ, मीनाक्षी ने गड़बड़ कर दिया। सुन मीनाक्षी, सुन इधर। आप कह रहे हो कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आया है, तो इक्विलिब्रियम में आया है कार्ड के रेस्पेक्ट में, और कार्ड पे बैठा हुआ है 1। इसका मतलब आप ऐसे फील करो ना, आप ट्रेन में बैठे हो और एक पेंडुलम ऐसे लगा दिया हमने। जैसे जैसे ट्रेन आगे एक्सलरेट होगी, पेंडुलम पीछे पीछे पीछे, और एक एक्सलरेशन पे उसका एंगल फिक्स हो जाएगा, तो वो ऐसे ही करके भागता हुआ नजर आएगा हमको। मालूम चला आप ट्रेन के में बैठे हो तो आपको लगेगा अरे ट्रेन भी रुका हुआ है, ये पेंडुलम भी रुका हुआ है, तो आप तो बोलोगे तो रेस्ट पे है। लेकिन ग्राउंड वाला आदमी बोलेगा देखो ना, ये रस्सी ऐसे होके भाग रहा है आगे की तरफ। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये पेंडुलम रेस्ट पे है, लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। मीनाक्षी बात समझ में आया क्या? अब सुनो। तो अभी हम 1 के रेस्पेक्ट में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमको स्यूडो फोर्स चाहिए होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम में, मतलब इनर्शियल फ्रेम में ही काम कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। तो हम अभी 2 के रेस्पेक्ट में आपको काम करके दिखाएंगे। हम इसको बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे। हम, मेरा पर्पस यहाँ कुछ और है। तो ऐसा कुछ कहानी अपने को दिखता है। आप बोलोगे, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा देखो जी इस पे एमजी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और ये बॉडी इधर भाग रही है ए से, इक्विलिब्रियम में है ये कार्ड के रेस्पेक्ट में। तो टेंशन को आप कर दोगे रिजॉल्व। जब टेंशन को रिजॉल्व करोगे, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। मतलब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से टेंशन का एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट उसको एक्सलरेट करा रहा है। यानी टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए, और दूसरा टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। देखो, अगर हमको इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए नॉट बाई जी। लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा ऐसा, यानी टी की वैल्यू हो गई एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बच्चा बोला, सर एक बात बताओ, जब ये पेंडुलम रुका रहता था
तब तो बड़ा अच्छा माहौल था। टेंशन इधर, mg इधर। और अगर बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो एक काम करो, फिलहाल इसको छोड़ो। दो फोर्स जब पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो, बाद में समझाते हैं। अभी थोड़ा समझाने में दिक्कत आएगा, अभी आप छोड़ दो। अब इसको नोट कर लो, एज ए प्रॉब्लम की तरह नोट कर लो। नोट कर लो फटाफट जरा, बाद में समझाते हैं इसका क्या मतलब है। तो इक्विलिब्रियम में जो एंगल बनाएगा वो हमने निकाल लिया, रस्सी का टेंशन वेंशन हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे ये एक बॉडी है, इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है, ये एंगल है थीटा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए नॉट, what should be the value of a naught, so that what should be the value of a naught such that there is no relative motion between there is no relative motion between small m and the inclined plane। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है स्मॉल एम और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए ए नॉट की वैल्यू बताइए। फिर से वही काम, हमने एक ऑब्जर्वर यहां बिठा दिया, ये वन है, ये टू। वन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक चल रहा होगा या रुका हुआ होगा? और टू के रेस्पेक्ट में ब्लॉक चल रहा होगा या रुका हुआ होगा, बताएंगे? हाँ, वन के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में, लेकिन टू के रेस्पेक्ट में मूविंग। हाँ, अब देखो ध्यान से, तो अभी तो हमारी मजबूरी है कि हम वन के रेस्पेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे, हम टू के रेस्पेक्ट में ही काम करेंगे। तो ध्यान से देखो, ब्लॉक है ऐसा, नॉर्मल इधर, वेट इधर, और ये कह रहा होगा कि ये चूंकि दोनों में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो ये ए नॉट से भागेगा तो ये भी ए नॉट से भागेगा। अब मुझे बताओ, रिजॉल्व किसको करोगे यहाँ पे, एन या एम जी? रेजोल्यूशन किसका करोगे? नहीं सामू, एम जी का नहीं। ध्यान से देख, अरे क्या बोले थे हम? आपको ये इंश्योर करना है कि सारे फोर्सेस मोशन के अलोंग हो या फिर उसके परपेंडिकुलर हो। तो इसका मोशन तो इधर हो रहा है, तो mg तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो mg को क्यों रिजॉल्व कर रहे हो? n को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा बनेगा और ये अपना आ जाएगा n cos थीटा, क्या आएगा n sin थीटा। n sin थीटा ही है जो ब्लॉक को एक्सलरेट करा रहा है, यानी n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट एंड n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से देखो tan थीटा आ गया ए नॉट बाई जी,
यानी ए नॉट की वैल्यू आ गई जी tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए कि अगर अपने को इसको इसके रिस्पेक्ट में नहीं चलाना है, इंक्लाइन को इतना एक्सेशन देना पड़ेगा जो कि है जी tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, के ऊपर हम बहुत सारे एप्लीकेशन अभी देखेंगे। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ए M1 ए M2, what should be the value of f, what should be the value of f for which there is no relative motion between there is no relative motion between M1 and M2, कह रहा है M1 M2 के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए f की वैल्यू कितनी होगी?
हाँ जी बता करें। दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, उसके लिए एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अरे जब आप कह रहे हो कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इन दोनों बॉडीज को मिला जुला के हम एक मान ले। जब दोनों बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो दोनों को एक बॉडी मानने में कोई बुराई थोड़ा ही है। हाँ, आपको हमको ये भी मालूम है कि अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करना है तो इस बॉडी के पास एक्सेशन होना चाहिए जी टैन थीटा का। तो आप इन दोनों को एक बॉडी मान रहे हो और इन दोनों का कॉमन एक्सेशन अगर ए है तो एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। और ये आपको पता है कि इसको कितना एक्सलरेशन देने से इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है। अभी ड्राइव किए थे इजिकल टू जी टैन थीटा, लगा डाल दो आंसर आ गया। जब भी ये बात कहता है कि दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो दोनों बॉडी को मिला के एक बॉडी मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एच सी वर्मा में क्वेश्चन है वो भी करवा देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैसे है तो वो बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आपके लिए काफी छोटा प्रॉब्लम बन सकता है। क्या लिखो? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m3? What should be the value of M3 so that there is no relative slipping so that there is no relative slipping between M1 and M2? कह रहे हैं M3 की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दे हम लोग कि M1 M2 के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो।
कह रहा है बताओ M3 की वैल्यू हम कितनी एडजस्ट कर दें कि M1 M2 के बीच में चलो देखो कि दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा एक आसान वाला और फिर थोड़ा सा एक मुश्किल वाला। तो पहले थोड़ा सा मुश्किल वाला देखते हैं। देख, क्योंकि M1 M2 साथ जा रहे हैं तो हम इन दोनों को एक बॉडी मान लेते हैं। और अपने को पता है कि इसका एक्सेशन होना चाहिए जी tan थीटा। तो अपने को टेंशन तो मिल गया। यही टेंशन है जो दोनों को खींच के लेके जा रहा होगा। यानी T मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी tan थीटा। अब एक बात कंफर्म है कि इसका एक्शन अगर जी tan थीटा है तो इसका एक्शन भी जी tan थीटा ही होगा। M3G नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर। उसका इक्वेशन लिख लो, T3G माइनस टेंशन। टेंशन की वैल्यू ये वाली पुट कर दो। दैट मस्ट बी इक्वल टू M3 इंटू ए, और ए है जी tan थीटा। बस सॉल्व कर दो आंसर। या एक तरीका और था इसको सोचने का, क्योंकि ये दोनों साथ चल रहे हैं तो इन दोनों को एक बॉडी मानने में कोई बुराई तो है नहीं। तो ये वाला सिस्टम जो है ना बन जाता है ये वाला सिस्टम। का मास हम ले लेते M1 प्लस M2, और एक बॉडी ऐसे यहाँ पे हैंग कर रहा है M3 का। इस सिस्टम का एक्सलरेशन हमको एक बार में लिखना आता है, M3G बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और आपको पता है कि ये इसका एक्सलरेशन होना, और ये हमें मालूम है कि एक्सेशन इसकी होनी चाहिए कितनी, जी tan थीटा, तभी तो दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा। यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू जी tan थीटा। बस फिर से देखो वही आंसर आ गया। तो जो मर्जी आए मेथड लगा लो, सब में एक ही आंसर आने वाला है। तो बात समझे क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज। यार
देखो बात बताओ, जैसे एक पेंडुलम यहाँ पे हैंग कर दिया है, एक बार ये बॉडी ए नॉट से ऊपर गया और एक बार ये बॉडी ए नॉट से नीचे आया, एक बार ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर गया, एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आया। हर केस में टेंशन कितना होगा बताओ तो जरा। हर केस में रस्सी का टेंशन बताइए। बताओ हर केस में टेंशन क्या होगा। एक बार बॉडी ऊपर जा रहा है, एक बार बॉडी नीचे आ रहा है, एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से, दो केस है। जल्दी फटाफट। बताओ बेटा फटाफट। जैसे पहली बार तो बहुत आसान है। पहले केस में आप क्या लिखोगे, ग्राउंड से आप देखोगे कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो टेंशन ऊपर, एम जी नीचे। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट पहले वाले के लिए। तो टी की वैल्यू आ गई एम जी प्लस ए नॉट, तो पहला केस तो हो गया। ऐसे ही दूसरा ये सब ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। हाँ हाँ लिफ्ट है बेटा, लिफ्ट है।
पेंडुलम लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट हो रही है। हाँ, सार्थक टी कहाँ से लगा दिया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कामो तेरा भी ठीक है। तीसरा केस बता। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर या फिर नीचे जा रहा है। नहीं सामू, थर्ड केस में लिफ्ट कांस्टेंट एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है, सॉरी, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना। हाँ, तो टेंशन कितना आएगा बताओ? यस। नेक्स्ट केस। हाँ बिल्कुल सही। सही कह रहे हो आप। वैसे लिफ्ट अगर रुका हुआ होता तो? लिफ्ट अगर रुका हुआ होता तो क्या होगा? हाँ, उस केस में भी आंसर mg होगा। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि देखो, इसका मतलब टेंशन मैक्सिमम तब होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, देख लो। और टेंशन मिनिमम तब होगा जब लिफ्ट नीचे आएगा। मान लो कि रस्सी का केबल काट दिया गया, तो रस्सी का केबल काट दोगे तो लिफ्ट का फ्री फॉल होगा, है या नहीं? तो लिफ्ट का अगर फ्री फॉल होगा तो मुझे एक बात बताओ, टेंशन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहां से या यहां से? वन या टू? लिफ्ट का अगर फ्री फॉल हो रहा है तो लिफ्ट तो नीचे जा रही है। तो लिफ्ट नीचे जा रही है, इसका मतलब हमको ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा। और आप कह रहे हो कि उसका फ्री फॉल है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू जी, रस्सी का टेंशन जीरो हो जाएगा। मतलब जो रस्सी है वो स्लैक कर जाएगा, ध्यान रखो।
मतलब जब भी हम किसी लिफ्ट का केबल काट देंगे तो फ्री फॉल के दौरान जो रस्सी है वो स्लैग्ड होगी, वो रस्सी टेंशनाइज नहीं होगी। चलो आज यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं, अगले क्लास में इसको पूरा वाइंड अप कर देंगे। नोट्स जनरेट कर देते हैं, देखो भाई इसको थोड़ा पढ़ के आना।